नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम 12वीं कक्षा की पुस्तक आरोह भाग 2 के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो बिना देरी के शुरू कर लेते हैं आज की क्लास और देखते हैं ये 20 क्वेश्चन। ठीक है, हम क्वेश्चन आंसर ऐसे करेंगे ताकि एनसीईआरटी में जो हमें लेखक और कवि पढ़ने हैं उनकी कोई भी रचना हमारी आंखों से परे नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रचना किसी भी रूप में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1972 में प्रकाशित जनता का आदमी कविता किस कवि की है। तो आपने देखना है कि ये कविता किसकी है। जनता का आदमी प्रकाशित कब हुई? 1972 में। दोनों ही चीज़ें याद रखनी है कि जो जनता का आदमी कविता है वो 1972 में प्रकाशित हुई और इसके कवि हैं आलोक धनवा। कौन है? आलोक धनवा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला हमारा प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन का निधन किस वर्ष हुआ। हरिवंश राय बच्चन का निधन किस वर्ष हुआ? तो ये भी आपको याद रखना है। ये हुआ 2003 में। कब हुआ? 2003 में मुंबई में इनका निधन हुआ। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1956 में प्रकाशित चक्रव्यूह किसका काव्य संग्रह है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि चक्रव्यूह का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। चक्रव्यूह का प्रकाशन वर्ष है 1956। ठीक है, किसका है ये अब ये देखना है। तो ये है कुंवर नारायण सिंह का। किसका है? कुंवर नारायण सिंह का ये काव्य संग्रह है। इसको भी आपको याद रखना है और प्रकाशन इसका प्रकाशन हुआ 1956 में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह किस कवि का है। सीढ़ियों पर धूप काव्य संग्रह किसका है? तो ये है किसका है? कुछ कुछ ज़्यादा आता होगा क्योंकि काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो ये रघुवीर सहाय का है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सीढ़ियों पर धूप एक काव्य संग्रह है जिसके कवि हैं रघुवीर सहाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण रचना मानी जाने वाली कविता रामदास। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है कि आधुनिक हिंदी कविता की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है रामदास कविता। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये याद रखना है। और ये किसकी कृति है, किसके द्वारा रचित है, अब आपको ये आंसर करना है। तो ये भी रघुवीर सहाय जी की ही रचना है। कौन सी? रामदास कविता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गजानन माधव मुक्तिबोध के विषय में कौन सी बात असत्य है। तो आपको असत्य बात बतानी है। ठीक है, तो सबसे जो पहला ऑप्शन है, इनका जन्म 13 नवंबर सन 1917 में हुआ। ये बिल्कुल ठीक है, इनका जन्म 13 नवंबर 1917 में हुआ। दूसरा, एक साहित्यिक की डायरी इनकी एक आलोचना है। तो इनके द्वारा रचित आलोचना का नाम है एक साहित्यिक की डायरी। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो कहता है कि 25 वर्ष की आयु में इन्होंने वडनगर मिडिल स्कूल में मास्टरी की। मिडिल स्कूल से मास्टरी की। तो ये गलत है। ये 25 वर्ष में इन्होंने मास्टरी नहीं की थी। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन नंबर 3 है वो हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो उसमें मुक्तिबोध को नई कविता का अगुआ कवि कहा जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये कहा जाता है उन्हें नई कविता का अगुआ। ठीक है, तो 3 ऑप्शन हमारे सही हो गए। जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा गलत है। 25 वर्ष की आयु में इन्होंने वडनगर मिडिल स्कूल में मास्टरी नहीं की थी। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी रचना निराला की नहीं है। तो आपको बताना है कि निराला की रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन है अणिमा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है चोटी की पकड़, तीसरा ऑप्शन है चतुरी चमार। ठीक है, और चौथा ऑप्शन है हमारा सतह से उठता आदमी। तो अच्छी तरीके से हम पढ़ चुके हैं कि जो सतह से उठता आदमी किसकी रचना है, वो मुक्तिबोध की रचना है। तो यहाँ पर जो गलत ऑप्शन है, मतलब कि निराला की जो रचना नहीं है, तो वो कौन सी हो जाएगी? सतह से उठता हुआ आदमी, जो कि मुक्तिबोध की है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हाँ, इसमें मुक्तिबोध में अगर आपको ये बात कहीं मिल जाए पेपर में तो आपने को ध्यान रखना है
कि इन्होंने 25 वर्ष की बजाय 20 वर्ष में बड़नगर मिडिल स्कूल से मास्टरी की थी। ठीक है, यहाँ पर अगर 20 हो जाता तो सही हो जाता। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 में हुआ था। 4 मार्च 1921 में हुआ था, ध्यान रखना है। ठीक है, और 4 अप्रैल मतलब कि सन सभी ऑप्शन में एक ही दे रखा है, तो कभी कभी डेट को लेके भी हमें कंफर्म होना चाहिए, वहीं से हमारा आंसर सही होता है। तो याद रखना है 4 मार्च 1921 को फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वन तुलसी की गंध संस्मरण किसका है? तो वन तुलसी की गंध संस्मरण किसका है ये आपको बताना है। तो ये है फणीश्वर नाथ रेणु का। ठीक है, एक एक रचना को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो वन तुलसी की गंध एक संस्मरण है, ये है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु का बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल कब प्रकाशित हुआ? तो पहली बात पता चली कि सबको ही पता है ये तो, कि मैला आंचल जो उपन्यास है वो फणीश्वर नाथ रेणु का है। अब इसका प्रकाशन वर्ष आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है उनका उपन्यास। ठीक है, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1954 है। ठीक है, 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक फणीश्वर नाथ की कहानी नहीं है? तो यहाँ पर कहानी बतानी है कि जो फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है। ठीक है, हाँ जी, तो इसमें मेरे को ना थोड़ा सा डाउट था, निम्न में से कौन सी एक फणीश्वर नाथ की कहानी नहीं है? तो गलती से ये सारी की सारी कहानी संग्रह है फणीश्वर नाथ रेणु के टाइप हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ठुमरी भी फणीश्वर नाथ रेणु का कहानी संग्रह है, आदिम रात्रि की महक भी, दीर्घ तपावी और एक श्रावणी दोपहरी की धूप। ठीक है, ये चारों ही कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु जी से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर कोई भी नहीं, सारे ही फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी संग्रह है। ठीक है, तो अगला जो हमारा कुछ क्वेश्चन है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का संपूर्ण साहित्य रेणु रचनावली में कितने खंडों में संकलित है? तो आपको ये बताना है कि उनका जो साहित्य है वो कितने खंडों में संकलित है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 सही, 5 खंडों में संकलित है। ध्यान रखना है 5 खंडों में संकलित है उनका संपूर्ण साहित्य। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, एक गैर रोमानी समय में किसका कविता संग्रह है? एक गैर रोमानी समय में, एक गैर रोमानी समय में जो कविता संग्रह है वो विष्णु खरे का है। किसका है? विष्णु खरे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? महादेवी वर्मा को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1956 में, 1957 में मिला था, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक महादेवी वर्मा का निबंध संग्रह नहीं है? किस लेखक के कौन कौन से निबंध संग्रह हैं, कौन कौन से कहानी संग्रह हैं, कौन सा संस्मरण है, कौन सा रेखा चित्र है, ये एक एक चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर महादेवी वर्मा का जो निबंध संग्रह नहीं है वो आपको बताना है। तो अगर हम आपदा की बात करें तो ये उनका निबंध संग्रह है, संकल्पता भी उनका निबंध संग्रह है, श्रृंखला की कड़ियाँ भी निबंध संग्रह है, मेरा परिवार, तो मेरा परिवार यहाँ पर क्या है? एक संस्मरण है, रेखा चित्र है, जो ऑप्शन में भी साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये क्या है? एक संस्मरण है, आप रेखा चित्र भी इसको कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, 4 सही हो जाएगा। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि एक एक चीज़ को आपको आपकी आंखों के सामने लाना, ताकि पेपर में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपको एक एक चीज़ का पता चल जाए कि कौन सा संस्मरण है, कौन सा रेखा चित्र है, कौन सा यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किस रचना पर मिला? ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों को आता होगा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यामा पर 1983 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला।
इसके अलावा आपने ध्यान रखना है कि स्मृति की रेखाओं पर भी इनकी कृति है। अतीत के चलचित्र भी, पथ के साथी भी, सारी ये रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनेंद्र कुमार द्वारा लिखित त्यागपत्र उपन्यास कब प्रकाशित हुआ? तो त्यागपत्र का जो प्रकाशन वर्ष है वो आपने बताना है। तो यहाँ पर 1937 सही आंसर हो जाएगा। त्यागपत्र का प्रकाशन हुआ था 1937 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? तो अपना अपना भाग्य एक कहानी है जिसके लेखक पूछे गए हैं। तो इसके जो लेखक हैं वो जनेंद्र कुमार हैं। कौन है? जनेंद्र कुमार इसके लेखक हैं। अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? जनेंद्र कुमार की है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, कहनी अनकहनी निबंध संग्रह किसका है? तो ये निबंध संग्रह है। पहली बात तो ये याद रखनी है, किसका है? धर्मवीर भारती का है। किसका है? धर्मवीर भारती का है। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, नेपाली क्रांति कथा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। सबसे पहले आपको ये भी याद रखना है कि ये एक रिपोर्टाज है, नेपाली क्रांति कथा। ठीक है, और ये किसका रिपोर्टाज है? ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का रिपोर्टाज है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। जितना मेरे से हो सका, जैसे जैसे समय मिलेगा मैं आपको इसी तरीके से क्वेश्चन बना के आपको देती रहूँगी। ठीक है, आपकी रिवीजन होती रहेगी साथ के साथ। क्योंकि हमने जो 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी तो बिल्कुल अच्छे से कवर करनी है, और ऐसी कोई भी रचना नहीं होनी चाहिए जो हमें ना पता हो। क्योंकि केवीएस का पेपर आसान था, फिर भी उसमें कुछ ऐसी रचनाएं थी जो मतलब कन्फ्यूज़न पैदा करने वाली थी। तो हम अच्छे से तैयारी करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।